अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो मैं मादरत चाहता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल बहुत ही लंबा था। ये 24 घंटे की एक फ़्लाइट है। मैं जापान से वापस बरतानिया पहुँचा हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया और मैं रास्ते में आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह पाया। एक वीलॉग भी मिस हो गया, लेकिन अब मैं आपको जो अपडेट्स हैं वो बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सारे मामलात इसके साथ जुड़कर चलने वाले हैं। नंबर 1, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। अभी चंद घंटे पहले मैं देख रहा था। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये तासुर था कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप गजा के अंदर अपनी फौज भिजवा दें। ये तासुर बन रहा था पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे। और है भी यही कि पाकिस्तान की फौज गजा में जानी चाहिए स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। ये अमेरिका की ख्वाहिश है और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे और मुल्कों की भी फौजें ये चाहेगा कि वो गजा में पहुंच जाएं और वो काम करें जो इसराइली नहीं कर पाए, या कम से कम इसराइली मफादात या अमरीकी मफादात। सारी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमरीकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की और हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप, यानी पाकिस्तान अमेरिका को जाकर कहता है कि आप गजा के अंदर जो फौज भिजवाना चाह रहे हैं, एक आलमी फौज बनाकर हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद पेशकश कर रहा है। अब दो चीजों पे आपने गौर करना है। एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और एक स्टेटमेंट दिया मार्को रूबियो ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं गजा के हवाले से और हमास के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, जो भी मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बना रहा हूं, जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं उस मंसूबे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों पहले दिन से मेरे साथ हैं। ये बात किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि हम पहले दिन से, यानी बिगिनिंग से हम आपके साथ हैं, शुरू से ही। ट्रंप साहब, ये आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया उनको और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, और ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये दो बंदे मेरे साथ हैं पहले दिन से। अब मंसूबा क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन ट्रंप के मंसूबे में ये दोनों हजरात कह चुके हैं जनाब हम पहले दिन से आपके साथ हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब मार्को रूबियो ये कहता है कि उस मंसूबे के तहत जो फौज जानी है गजा में, उस फौज के अंदर अपनी फौज शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने खुद ही पेशकश कर दी है। और पाकिस्तान कह रही है हम अपनी फौज भेजना चाह रहे हैं गजा में, हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। यह मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब दोनों ने पाकिस्तान का एक एक पोल खोल दिया। याद रहे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर कोई तरदीद जारी नहीं की। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, या हमने डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं कहा कि हम पहले दिन से आपके साथ हैं। ये दोनों बंदों ने इसके ऊपर किसी किस्म की तरदीद नहीं दी। ISPR के DG आए, उन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ का वजीर इत्तलात से लेकर ऊपर नीचे सारे, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी। अब मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने पेशकश नहीं की, बल्कि हमें यह दरखास्त की गई अमेरिका की जानिब से कि आप अपनी फौज गजा में भिजवा दीजिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया, पाकिस्तान ने खुद कहा हम पेश कर रहे हैं अपने फौजी, आपको प्लेट में रख के ले जाएं आप। पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है और अभी वो ये कह रहे हैं कि हम इस पेशकश पे सिर्फ गौर कर रहे हैं। ये जनाब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब ये पेशकश है क्या और ये होना क्या है, जरा थोड़ा सा मैं आपके सामने डाटा रखता हूं। नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जरिए से 5 नवंबर 2025 को अपना एक मंसूबा पेश किया था कि जनाब एक्चुअली करना क्या है गजा में। उसके 20 नुकात थे और बड़े अहम नुकात में से एक ये भी था कि वहां पे एक फौज भेजी जाएगी जो फौज मखसूस ड्यूटियां करेगी, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेगी, हमास को वहां से निकालेगी, हमास को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फलस्तीन की जानिब से जो हमले होते हैं इसराइल पे, वो इसराइल को हिफाजत भी दी जाएगी। इसराइली सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये मंसूबा उनका आया 5 नवंबर को।
अब राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में क्या दावा कर रहे हैं? वो ये दावा कर रहे हैं जी फलस्तीन ने खुद तस्लीम किया है ट्रंप के अमन मंसूबे को। वो ये कह रहे हैं जी कि हमास ने खुद माना है अपने आप को गैर मुसल्लह करने के मामले को। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम कर दिया पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर। पाकिस्तान के लोग रोटी को चोची नहीं कहते, ये इतनी पुरानी बात नहीं, हम निकाल के आपके सामने सारे सबूत अब रखने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह का ये दावा है पाकिस्तानी हुकूमत का कि हमास ने खुद कहा कि हम अपने आप को गैर मुसल्लह कर लेंगे, उन्होंने तस्लीम कर दिया इस बात को, और फलस्तीनी खुद डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर जो करारदाद पेश की गई ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 17 नवंबर को की गई थी, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को हमास ने जवाब दे दिया था, और हमास का जवाब बड़ा मुंह तोड़ था और साफ जवाब था। यानी अमेरिकन ने जो मंसूबा पेश किया 5 नवंबर को, उस मंसूबे में बहुत सारी चीजें शामिल थी, लेकिन हमास ने उस मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं किया। और आज फलस्तीन में या गाजा में हुकूमत किसकी है? हमास की है। दूसरे नंबर पे जो तंजीम है महमूद अब्बास की, उसका नाम है फतह, वो कहीं पे भी नहीं है। अस्पतालों का कंट्रोल हो, इंतजामिया का कंट्रोल हो, हुकूमती इदारों का कंट्रोल हो, जितना भी शहरों का कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमास के पास है। और जो एक सर्वे हुआ इसी साल अक्टूबर 2025 में, एक सर्वे हुआ बड़ा वसी, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मकबूलियत इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा है, और नंबर 1 पे हमास है, नंबर 2 पे फतह है, और हालिया सर्वे के मुताबिक हमास की मकबूलियत फतह से दुगनी है। यानी 2/3 जो फलस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है, और हुकूमत भी हमास की है। तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फलस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागजों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके पास इक्तदार होगा, जिसके पास अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फलस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पे इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1 यरगमालियों की रिहाई की जाए, नंबर 2 जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे, और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़े, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी? जिसपे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे थे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे थे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे थे जी चीजें हम मानेंगे और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना, तो मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यानी 5 नवंबर को ट्रंप का मंसूबा आता है, 14 नवंबर को हमास का जवाब आता है। हमास ने कहा कि हथियार डालने की शर्त हम नहीं मानते। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इख्तदार छोड़ने की शर्त भी हम नहीं मानते। नंबर 3 गजा की गवर्नेंस से मुकम्मल तौर पर बाहर होने की शर्त भी हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हथियार डालने का मामला फलस्तीन की रियासत कायम होने और सियासी हल के बगैर नहीं हो सकता। जब तक कि कोई सियासी हल नहीं निकलता, जब तक कि फलस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, तब तक हम हथियार कैसे फेंक सकते हैं, यह हमास का कहना है। लेकिन इसके बावजूद 17 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद आती है, 17 नवंबर को, यानी 5 को ट्रंप मंसूबा लाता है, 14 को हमास उसकी मुखालफत करती है, थोड़े से हिस्से की हमायत, बाकी हिस्से की मुखालफत, और 17 तारीख को पाकिस्तान वोट डाल देता है इसी करारदाद के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में। अब ये जो करारदाद 17 नवंबर को पेश की जाती है, इस करारदाद में आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में जाने की इजाजत दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGSPR की बात से भी यही तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब की अब मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है।
और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी होगी, इस पर रद्दमल भी आएगा। तो इन मामलात के लिए वो चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए दोबारा से आइसोलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं जी हम तो आएंगे, हम तो हर जगह पे आएंगे, हम आकर पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। फिर अलीमा खान ने कहा कि नौरीन न्याजी पर होने वाले जुल्म का जब इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा यह सब आसिम मुनीर के कहने पर किया गया, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बात सियासी नहीं है, आसिम मुनीर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासी कैसे हो गया, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासत कहां से आ गया, ये तो सियासत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम पे बात कर रहे हैं। दूसरा, आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जनाब कि अब नई तरमीम में उम्र की हद ही ख़त्म कर दी है हमने। आसिम मुनीर साहब अगर 20 साल मजीद चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस हर 5 साल के बाद उन्हें एक एक्सटेंशन लेनी होगी और दोबारा एक्सटेंशन लेकर वो 70 या 75 साल के हो जाएं तो तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। अब अंदाजा कर लें कि किस किस्म का बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कुत्ता कहने वाले मामले पे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये 7 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में। इस जलसे के हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये जो जलसा है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वज़ीर आला को कुत्ता कहा गया, उसके बाद ये पहली मरतबा पब्लिक के सामने आ रहे हैं और आकर वहाँ बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर वज़ीर आला किस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, मीडिया आज बड़ा मजबूर था बेचारा, मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी बड़ी सख्त कि ये इन चीज़ों में बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं दोहरानी, इस तरफ को नहीं जाना। तो मैं ये देख रहा था कि मीडिया वाले, ख़ास तौर पे वो मीडिया वाले जो बेचारे एनालिसिस करते हैं, यहाँ भी बंदोबस्त किया गया कि एनालिसिस के लिए वो लोग टीवी पे बैठे हैं आज के दिन में या उनको ज़्यादा मौका दिया जाए जो एंटी इमरान खान है। और जो एनालिसिस न्यूट्रल करना भी चाह रहे थे, मैं देख रहा था कि उनकी ज़बान और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ नज़र नहीं आ रही थी। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, मुझे लगा वो कहना कुछ चाहते हैं, मजबूर हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। एक दो और लोगों को देखा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मीडिया के ऊपर कितना शदीद दबाव है, बेचारे अपना काम भी नहीं कर सकते। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ISPR साहब कौम को गुमराह करना बंद करें, गोएबल्स की राह पर आप हैं। इमरान खान कोई पहली शख्सियत तो नहीं है जिस पर आप ये इल्ज़ामात लगाए हों। आपने कहा कि आपकी 30 साल से ज़्यादा सर्विस है, आप ही की सर्विस के दौरान आपके इदारे ने मुझ पर संगीन गद्दारी 124A जो मुझसे पहले जौहर बरादरान पर अंग्रेज़ ने चलाया था, उसका मुकदमा आपने मुझ पे बनाया। इसी तरह अडियाला जेल में मुकदमा मेरे पे चलवाया, आपने मुझे 23 साल कैद की सज़ा सुनाई। मुशर्रफ ने कहा था कि मैं जावेद हाशमी और अकबर बुट्टी को निशाने इबरत बनाऊंगा। आज अकबर बुट्टी पूरी कौम का हीरो है, कहाँ है आपका मुशर्रफ? उसका अंजाम याद है आपको? अदालत का हुक्म है कि इसको कब्र से निकालकर D चौक पर 5 दफ़ा लटकाया जाए। डरे अपने अंजाम से। कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, आपको इस कौम के मैंडेट के आगे सर झुकाना होगा, सैल्यूट करना होगा। जावेद हाशमी साहब ने बड़ी आइडियल बात की है, लेकिन इस वक्त जो बाकी सियासी जमातें हैं, जावेद हाशमी साहब की अपनी साबिक सियासी जमात है, उनका जमहूरियत के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, एक और बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, वो ये कि बुज़दिल कौन है। देखें, इमरान खान तो बुज़दिल नहीं है, उसने साबित किया। क्योंकि बुज़दिल का लफ्ज़ जब दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया तो इसका एक सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं ना। इधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़, उधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़। कोई सियासी जमात तो इमरान खान के लिए बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वजह यह है कि कोई भी इतना डट के मार नहीं खा सका जितनी इमरान खान ने मार खाई है। PMLN की पूरी क़यादत में आज तक, पूरे करियर में आज तक इतने बंदे नहीं मरे होंगे जितने इमरान खान के लिए पिछले 1 साल में अपनी जान से चले गए, 1-2 साल में। तो लोगों ने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी दी है। तो बुज़दिल कौन है? इमरान खान तो जेल में बैठ के ताकतवर से ताकतवर आदमी को ललकारता है। उसे पता है कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, लेकिन वो जेल से बैठ के ललकारता है। इसका मतलब है वो बुज़दिल नहीं है, वो दलेर है। बुज़दिल पता कौन होता है? जिसको ये लगे कि मैं कभी जेल ना चला जाऊं, जिसको ये लगे कि मैं कभी पकड़ा ना जाऊं, जिसको ये लगे कि यार मुझे कभी गर्म हवा भी ना लगे, तो उसके लिए वो इस्तिस्ना ढूंढ रहा हो।
उसको आप बुज़दिल कह सकते हैं, जैसे कि सदर पाकिस्तान के पास है, फील्ड मार्शल के पास है। मैं नहीं कह रहा, ये हकायक बता रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। आप हकायक को देख लें, आप खुद फैसला कर लें। ये बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। नादरीन, मुझे चमन और उसके आसपास के बहुत सारे जो इलाके हैं कबायली बलूचिस्तान में, वहाँ से गुज़िश्ता एक हफ्तों से हमें ये रिपोर्ट आ रही थी कि बड़े हथियार शिफ्ट किए जा रहे हैं बॉर्डर की जानिब। यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक सरहद है, वहाँ पे बड़े हथियार जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, हथियार, बहुत सारा साजो सामान, गोलाबारी का सामान, वो सारा बॉर्डर की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। ये हथियार पहुँचाए जा रहे थे गुज़िश्ता एक हफ्ते से, और पहली झड़प हुई है, बहुत बड़ी झड़प हुई है। रात को 1 से 1.5 घंटा बड़ी ज़बरदस्त हैवी हथियारों से फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। गुज़िश्ता रात 1 से 1.5 घंटे तक शेरावक रोड है उस तरफ अफगानिस्तान वाली साइड पे, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हिजरत हुई है। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल के अपने इलाके छोड़कर वहाँ से हिजरत कर गए, नकल मकानी कर गए। इसी तरह जो पाकिस्तान वाली साइड है, यहाँ से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले और अपने घर बार छोड़ के बॉर्डर से दूर वाले इलाकों की तरफ चले गए हैं। तो ये एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है, बज़ाहिर से दिखाई देता है। और रात को जो फायरिंग हुई है वो बड़ी खौफनाक थी। उसके कुछ मनाजिर मैंने देखे भी हैं। जो मकामी लोग हैं जिन्होंने वो मनाजिर बनाए, जो वीडियोज़ उन्होंने बनाई वो मुझे भिजवाई दोनों तरफ के लोगों ने, वो बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। बड़ी शदीद फायरिंग, नुकसान का अभी तक पता नहीं चला कि किसका कितना नुकसान हुआ है। ये तो अब दोनों तरफ से खबरें आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन बड़ी खौफनाक फायरिंग है जो दोनों तरफ से हुई है रात को। नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर यह है कि ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा साहब, ये दोनों बड़े शानदार लोग हैं। ये लोगों के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं सबके लिए। अब इनके खिलाफ जो है वो एक फैसला कायम कर दिया गया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ चलने वाला बेबुनियाद मुकदमे का गैर कानूनी फैसला इस मुल्क की तारीख में एक स्याह तरीन धब्बा तो होगा, लेकिन ये हर एक को बगैर जुर्म सजा देने की नज़ीर कायम करेगा। ये मरियम नवाज खान साहबा कह रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट्स को कवर करती हैं। वो कहती हैं 2 नामवर वकला को महज इस बुनियाद पर ज़बरदस्ती की सज़ा देना कि वो ताकतवर हलकों को नागवार गुजरते हैं और उनका महकूमों की आवाज़ बनना हाइब्रिड निज़ाम की पॉलिसियों के खिलाफ है। मुस्तकबिल में किसी भी शख्स, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, अदालतों में ज़बरदस्ती घसीटने का एक जवाब बन जाएगा। हर मजलूम की आवाज़ बनने वाली ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अकेले नहीं हैं। इस मुल्क की हर आज़ाद आवाज़ इनके साथ खड़ी होगी और ये लोग, बाकी भी लोग जेलों में जाएंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। मैं आपको कहता रहूं, ये मैं वकीलों को बता रहा हूं, ये ईमान मज़ारी को और हादी अली चट्टा को नहीं उठाया। एक वकील कान खोल के मेरी बात सुन ले, ये आग आपके दरवाजे तक आएगी। मेरी बात आप लिख कर रख लें। आप जब हक के साथ, सच के साथ खड़े होंगे, आपको इस तरह की फस्तायत और जुल्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसाल कायम की जा रही है। बहरहाल, सबसे पहले इस्लामाबाद बार ने हड़ताल का ऐलान कर दिया इस फैसले के खिलाफ। अब देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।